हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शून्य पीसीएस। आज के इस बीपीएससी मॉड्यूल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो टारगेट है इस वर्ष, हमें बीपीएससी की जो परीक्षा है पास करनी है। उस परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको हर एक टॉपिक का जो है अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस टॉपिक को पढ़ने पर कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि भाई इंडियन पॉलिटी का अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी से आपको आपके प्रश्न पत्र में आपके एग्जामिनेशन हॉल में कितने क्वेश्चन मिलेंगे। सो बेसिकली वी विल गेट अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। और जब मैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटी कह रहा हूं तो जो ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं, ट्रेडिशनल कहने का मतलब क्या है कि पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है वहां से क्वेश्चन आएंगे। और 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं पॉलिटी के ऐसे जो हो सकते हैं जिनका संबंध बिहार से हो। दैट मीन्स एनी टॉपिक फ्रॉम इंडियन पॉलिटी विच हैज सम काइंड ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद बिहार, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिला के हमारे पास 20 से 22 क्वेश्चन का जो है टारगेट बनता है। दूसरा हमारा जो कह सकते हैं लाइन ऑफ थॉट होना चाहिए जब हम तैयारी कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार के प्रश्न जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में, दैट इज पीटी जो हमारा है आने वाला, इस प्रिलिमिनरी एग्जाम में सवाल जो आते हैं उनकी कह सकते हैं उनका जो नेचर है या उनकी तासीर कैसी है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आपने एनालाइज किया हो, पीवाईक्यू अगर आपने किया होगा, तो आपका ये कंक्लूजन होगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली प्रीलिम्स में वो सिंपल और मॉडरेट कैटेगरी के आते हैं एज फार एज बीपीएससी इज कंसर्न। हमारा तीसरा हाईलाइट हो जाता है कि ऐसी सूरत में हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ऐसे में हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारी जो सफलता है वो गारंटीड हो जाए। दैट मीन्स कि इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में ही हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, फैक्चुअल क्लैरिटी रखनी होगी टॉपिक की। जो जो टॉपिक आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को आपको बहुत क्लियरली जो है वो कह सकते हैं समझना है। उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर करना है। दैट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो फैक्ट हमारे पास होना ही चाहिए। और कहीं पर भी जो कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट की भी हमें क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। अब इसी 3 प्रश्नों को कह सकते हैं इसका उत्तर ढूँढने के लिए देखिए मैंने आपके लिए एक छोटी-सी एक्सरसाइज की है जो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने रखा है यहाँ पर। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, मॉडरेट कैटेगरी के आ रहे हैं और बहुत ही कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो आराम से आपका सवाल हो जाएगा, कोई आपको प्रश्न में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि क्वेश्चन आपके सामने है, सैंपल क्वेश्चन आपके सामने है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने एग्जांपल लिया है कि द इंडियन व्हाट इज प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन हाउ मेनी टाइम्स। दैट मीन्स ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो प्रेसिडेंट है उस पद के लिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो कितनी बार लड़ सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 2 बार है, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि केवल और केवल आप 3 बार इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। ऑप्शन 3 कह रहा है आपसे कि एनी नंबर ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि कोई लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, नो लिमिट की बात कर रहा है ये। ठीक इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि केवल एक। और ऑप्शन नंबर 5 जो है वो कहता है क्या है, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। दैट मीन्स या तो इन ऊपर के 4 में से कोई आंसर नहीं है या इनमें से 2 या 1 से अधिक का जो कॉम्बिनेशन है वो आंसर है। तो यहां पर जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, तो देखिएगा हमेशा जो बीपीएससी का फिफ्थ ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज करेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके पास क्या होना चाहिए, फैक्चुअल क्लैरिटी बहुत एसेंशियल है बीपीएससी की तैयारी में। ठीक है, अब यहां पर आंसर हो जाएगा, यहां पर क्या है, एनी नंबर ऑफ टाइम हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। अब देखिए यहां पर अगर आपको आर्टिकल के बारे में जानकारी है
तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगेगा। सपोज दैट अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है, आपको कोई क्लू नहीं है, तो देखिए क्या हो सकता है, आपको पांचवा जो कह सकते हैं ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, ये कंफ्यूज करेगा। ऐसे में रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे अगर आपको क्लियर है कि भाई आर्टिकल 300 क्या करता है, सूट एंड प्रोसीडिंग्स, दैट मींस जैसे ही आप अनुच्छेद 300 पढ़ेंगे तो उसकी मार्जिनल हेडिंग ही कहती है, उसकी हेडिंग ही यही है। आर्टिकल 300 की हेडिंग अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी है, वो कहता है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स की बात करता है। ठीक है, सो कंक्लूजन ये है, बॉटम लाइन ये है कि बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास टॉपिक जो भी हो, जो भी कह सकते हैं टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को आपको एकदम क्लियर कट करना है। दैट मीन्स आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ठीक है, सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शून्य पीसीएस ने बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ इन क्लासेस को डिजाइन किया है। और ये जो क्लासेस हैं, मैंने देखिए इंडियन पॉलिटी की क्लास को नाम दिया है राजधानी क्लास। राजधानी कहने का मतलब है कि क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम की शॉर्टेज है, और टाइम की शॉर्टेज को रखते हुए हमने क्या रखा है, इस क्लास का नाम रखा है, पॉलिटी की क्लास को राजधानी क्लास। दैट मीन्स कि एकदम सुपर फास्ट तरीके से क्लास हमें चलेगी। दैट मीन्स सुपर फास्ट कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है मिस नहीं करेंगे। और स्पीड में जो है, ये सुपर फास्ट का मतलब क्या है कि फास्ट स्पीड के साथ टॉपिक को कवर करना है। दैट मींस कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज करनी है। एंड ध्यान में क्या रखना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमारे पास रहेगी। ठीक है, सो इसी उद्देश्य के साथ, इसी विजन के साथ आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखिए, इंडियन पॉलिटी की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा यहां पर क्या करना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना है। क्योंकि यहां से भी प्रिलिमिनरी कह सकते हैं एग्जाम्स में सवाल बहुत सारे बनते हैं। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी भी सब्जेक्ट का अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब जब हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो भारत में कब आए, और जब भारत में वो आए, जब वो इंडिया में आए, तो किस उद्देश्य के साथ आए। दैट मींस इंडिया में उनका आने का कारण क्या था। तो यहां पर देखिए 1600 में, इन 1600 द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। 1600 में ब्रिटिशर्स क्या हुए, इंडिया आए। और जब वो भारत में आते हैं तो एक कंपनी की शक्ल में आते हैं, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी के मुखौटे या बैनर के तहत वो आते हैं। और जाहिर सी बात है, जब कंपनी के बैनर के तले आप आएंगे तो आपका मेन उद्देश्य यहाँ पर क्या होगा, ट्रेड करना होगा। दैट इज कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते थे। यहाँ पर 1600 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं तो वो ट्रेडर्स के फॉर्मेट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कह सकते हैं स्टोरी को अगर आपको समझना हो कि ये कहानी शुरू हो रही है 1600 में और कहानी खत्म हो रही है 1947 में। लेकिन इस पूरी कहानी का जो कैरेक्टर है, कह सकते हैं किरदार है, वो क्या है, ब्रिटिशर्स है। अब देखिए ब्रिटिशर्स की एंट्री इस कह सकते हैं स्टोरी में हो रही है व्यापारियों की तरह, ट्रेडर्स की तरह। लेकिन 1947 में जब इस स्टोरी से ये बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, तब तक ये रूलर्स बन चुके हैं, यहाँ के राजा बन चुके हैं। सो एक ट्रेडर से रूलर तक की जर्नी हमें तय करनी है कि कैसे एक व्यापारी के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। और 1947 में जब वो भारत को छोड़ते हैं तो उनके पास पूरा भारत का कंट्रोल था। तो ये पूरा जो जर्नी है, ये पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस कहानी को हमें समझना है। ये बहुत कह सकते हैं इंटरेस्टिंग कहानी भी है। अब देखिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो कह सकते हैं कि उस समय यहाँ पर जो कह सकते हैं छोटे-छोटे जो राजा हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स जो कह सकते हैं, या जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, उनके बीच में जो है टेरिटरी को लेकर जो है झगड़े हुआ करते थे। हर राजा क्या करना चाहता था, अपना एम्पायर, अपनी जो कह सकते हैं अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के फिराक में रहता था कि भाई हम किस प्रकार अपने
अपने अपने राज्य का जो उसकी सीमाएं हैं उसको बढ़ा सके। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि यहाँ के राजाओं में एक तो क्या एकता नहीं थी और हमेशा वो एक दूसरे से क्या करते थे, झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उनकी एस्पिरेशन थी कि अपना राज्य है उसको एक्सपेंड करना है। तो ऐसे बैकग्राउंड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो वो देखती है कि यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं, वो क्या हैं, वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सो उनको इस बात का कह सकते हैं नॉलेज हो जाता है कि इनमें एकता नहीं है, दैट मीन्स इनमें किसी प्रकार का जो नेशनलिज्म है वो एब्सेंट है। यहाँ पर नेशनलिज्म हम नैरो सेंस में देखेंगे। यहाँ पर जो नेशनलिज्म होगा इन लोकल रूलर्स में, अपने राजघराने के लिए होगा। दैट इज अभी यहाँ पर इंडिया एज अ कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होगा। इसीलिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स के आने का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उसका पॉजिटिव साइड क्या है। तो पॉजिटिव साइड में आप कह सकते हैं कि इनकी आने से या ब्रिटिशर्स के आने से हमारे अंदर जो है एक नेशनलिस्टिक फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरी जो कहानी है इसको हमें क्या करना है, दो पार्ट में समझना है। एक 1773 से लेकर 1858 तक का ड्यूरेशन रहेगा। इसको हम कहेंगे कंपनी रूल, दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के बाद यहाँ पर जो है बीच में जो है 1857 का विद्रोह होगा, फेमस म्यूटिनी होगी। और उसके बाद का जो समय या कालखंड है उसको हम क्राउन रूल कहते हैं, दैट इज 1858 से लेकर आजादी तक का जो पूरा कालखंड है उसको हम क्राउन रूल कहेंगे, या दैट मीन्स की जब भारत जो है क्राउन के अंडर था। ठीक है, तो ये मोटा मोटा जो है डिवीजन आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि कुछ व्यापारियों का एक संगठन भारत में आता है और 1947 में वो यहाँ के राजा बन जाते हैं। जब वो जाते हैं एक राजा के तौर पर जाते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ना है। अब बीच में होता क्या है कि जो हमें मालूम है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स जब इंडिया आते हैं तो उस समय भारत में मुगलों का शासन है। मुगल्स जो है राजा थे, ठीक है, उनका जो कह सकते हैं गवर्नेंस था। और ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम था, क्योंकि आखिरी के समय में जैसे शाह आलम की हम बात कर लें तो शाह आलम एक वीक मुगल रूलर थे। और उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, दीवानी राइट्स ले लिए। दीवानी राइट्स मतलब क्या है, राइट टू रेवेन्यू। अब यहाँ पर होता क्या है कि अंग्रेज अपने साथ कुछ लोकल इंडियन रूलर्स को ले लेते हैं और वो बैटल ऑफ बक्सर में क्या करते हैं, मुगल्स के अगेंस्ट में उनकी जो है कह सकते हैं वॉर होती है, लड़ाई होती है। और इस वॉर ये कह सकते हैं ये बैटल ऑफ बक्सर बहुत ही डिसाइसिव वॉर होता है। इस वॉर के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है दीवानी राइट्स आ जाते हैं। दीवानी राइट्स कहने का मतलब क्या हुआ, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करने का राइट आ जाता है। दैट मीन्स उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती है। और यहीं से जो कह सकते हैं मुगलों के जो है अच्छे दिन आ जाते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि पूरे फेज को हम चरणबद्ध तरीके से, दैट मीन्स फेज वाइज में पढ़ेंगे। और इस क्रम में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक्ट आता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब देखिए यहां पर शब्द क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दैट मीन्स इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए रेगुलेटिंग शब्द का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज जो बिगड़ गई हो उसको आपको क्या करना है, फिर से ऑर्डर में लाना है। अब 1600 में यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ठीक है, 1600 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। और टाइम के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये कंपनी पावरफुल होती है। पावरफुल होने के क्रम में इसको जो है बहुत सारे जो है अधिकार मिल जाते हैं। और अधिकार मिलते हैं दैट मीन्स इस कंपनी के पास पावर आते हैं। इस पावर के थ्रू उनको क्या मिलता है, रेवेन्यू, दैट मीन्स उनको पैसा कमाने का मौका मिलता है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि जब पैसा ज्यादा आता है तो करप्शन भी होता है। दैट मीन्स यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। और यहीं पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कह सकते हैं, हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कह सकते हैं जहां पर ब्रिटिश लोगों के पैसे इन्वेस्टेड थे। ठीक है, अब उस कंपनी ने जो है ब्रिटेन में जाकर इस तरह से अपने आप को प्रदर्शित किया, या अपना कह सकते हैं फाइनेंशियल कह सकते हैं बैलेंस शीट रखी कि कंपनी घाटे में चल रही है। और ब्रिटिश क्राउन को जो है पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, बेल आउट करना पड़ेगा।
लेकिन दूसरी सूरत, सेकंड साइड ऑफ द कॉइन क्या थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, उनकी जो कह सकते हैं पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा थी। दैट मीन्स उनकी लाइफस्टाइल बहुत लेविश हो गई थी। उनका पर्सनल कह सकते हैं बैंक बैलेंस, वे ऑफ लाइफ, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो बहुत अच्छी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही है, लेकिन उसके जो एम्प्लॉय हैं उनका जो कह सकते हैं लाइफस्टाइल है वो दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जा रहा है। तो ऐसे में वहां की जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, उसको वहां के लोगों ने प्रेशराइज किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडिया में। और इसी उद्देश्य के साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कुछ सीक्रेट मिशन, दैट मीन्स कि कुछ लोगों को भेजती है भारत में कि तुम जाओ और देखो कि ये कंपनी कैसे काम कर रही है इंडिया में। तो सीक्रेट कमिटी बनाई गई पार्लियामेंट के द्वारा, उसको एम्पावर किया गया कि आप जाइए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑब्जर्व करिए कि उनका वर्किंग स्टाइल क्या है इंडिया में, और एक रिपोर्ट हमें पेश करिए। अब जो सीक्रेट कमिटी जाती है, ऑब्जर्व करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वापस जब इंग्लैंड आती है तो पार्लियामेंट को एक अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है, और उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर यहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करता है। अब उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, या कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कानून बनाना पड़ गया कि कंपनी की जो रिपोर्ट थी, जो सीक्रेट कमिटी थी, उसकी रिपोर्ट ये थी कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो हाईली करप्ट हैं, बहुत ही ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हैं। इसी कारण से कंपनी के जो है बुरे दिन, या कह सकते हैं उनका जो है फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, और पर्सनल लेवल पर एम्प्लॉइज जो हैं वो जो है प्रॉस्पेरिटी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड हो गया रेगुलेटिंग एक्ट का। अब फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया, कंपनी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे, दैट मींस कंपनी के जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर थी और कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग थी, उसको रिकॉग्नाइज किया किसने, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने। और इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार जो है एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी भारत में। और ये नींव कैसे रखी जाएगी, यहां पर एक पद का कह सकते हैं सृजन किया गया, दैट मीन्स गवर्नर ऑफ बंगाल का एक पोस्ट क्रिएट किया गया। ठीक है, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल का जो है एक जो पद हुआ करता था उसको जो है यहां पर क्या किया, प्रमोट करके बोला गया क्या कि अब जो है ये पद जो रहेगा उसको कहलाएगा, या जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको प्रमोट करके जो है उसको नई उपाधि दी गई जिसको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए क्या किया गया, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी क्रिएट किया गया जिसमें कि 4 सदस्यों को रखा गया। अब देखिए यहां पर जब मैं कह रहा हूं कि रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया कि जो गवर्नर्स हुआ करते थे, दैट मीन्स कि अगर आप उस समय की इंडिया की बात करें, ठीक है, तो उस समय की अगर आप इंडिया की बात करोगे तो यहां पर आपको देखने को यह मिलेगा कि भारत के कह सकते हैं अ, अगर इंडिया को अगर आप देखोगे तो उस समय यहां पर इंडिया में 3 जो कह सकते हैं प्रोविंसेस बड़े इंपॉर्टेंट थे। 3 जो कह सकते हैं पावर सेंटर हुआ करते थे यहाँ पर। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इस समय बॉम्बे एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था, मद्रास जो है एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था, और तीसरा जो पावर सेंटर था कैलकाटा। तो ये जो 3 पावर सेंटर्स थे यहाँ पर गवर्नर की पद जो है या गवर्नर का पद जो है क्रिएटेड था। तो यहाँ पर तीनों जो कह सकते हैं टाउन थे इंपॉर्टेंट, इनमें क्या है गवर्नर हुआ करते थे, और तीनों गवर्नर क्या हुआ करते थे, पैरेलल हुआ करते, इनकी शक्तियां जो थी समान हुआ करती थी। अब यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, या गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। दैट मीन्स कि जो बॉम्बे है और जो मद्रास है
इसका जो गवर्नर है अब वो क्या हो जाएगा, इनके सबऑर्डिनेशन में आ जाएगा, दैट मीन्स इनसे जूनियर हो जाएगा। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है एक उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दे दी गई कि भाई इसके साथ इसको हेल्प करने के लिए इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रख दी गई, और इसमें जो है 4 सदस्यों को जो है उसमें रखा गया कि भाई आप लोग क्या करोगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है हेल्प करोगे। ठीक है, तो ये एक तरीका क्या हुआ कि इस तरीके से जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जिससे चेक एंड बैलेंस होगा कि भाई अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या करेगा, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को जो है कंट्रोल करेगा। अब देखिए इसी पॉइंट पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई फिर पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होगा। देखिए मैंने क्या कहा था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी जो है अपना जो है तैयार रखना है। तो यहां पर पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, तो इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अपॉइंट किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का और अगर उसके हाईलाइट की बात करें तो यहां पर क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई जिसमें कि एक जो है चीफ जस्टिस हुआ करेंगे, चीफ जस्टिस, और उनके साथ जो है 3 और जजेस की बात की गई कि भाई इस सुप्रीम कोर्ट में एक जज जो सीनियर जज होगा उसको चीफ जस्टिस कहेंगे, और उनके अलावा जो है 3 और जजेस हुआ करेंगे जो वहां पर काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट ने बहुत क्लियरली मेंशन क्या किया कि भाई जितने भी इंप्लॉइज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंप्लॉइज होंगे वो किसी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, दैट मीन्स अपने लिए पर्सनल लेवल पे काम नहीं करेंगे। और जो नेटिव लोग हैं, नेटिव कहने का मतलब क्या है, जो लोकल हैं, इंडिया के जो लोकल लोग हैं उनसे किसी प्रकार का घूस नहीं लेंगे और उनसे किसी प्रकार का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्टली कंक्लूजन क्या निकलता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या थे, करप्शन, वो जो थे क्या थे, हाईली करप्ट थे, बहुत ज्यादा करप्शन में उनका इन्वॉल्वमेंट था। इसीलिए देखिए एक्ट में खुलकर कहना पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुलाजिम होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे, वो लोकल लोगों से किसी प्रकार की घूस नहीं लेंगे, किसी प्रकार का गिफ्ट नहीं लेंगे, और ना ही किसी प्रकार का पर्सनल ट्रेड करेंगे। ये बात जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्लियर कर दी। और 1773 के एक्ट ने एक और पोस्ट का यहां पर सृजन किया, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो है एक पोस्ट क्रिएट किया। और इस पोस्ट की सीधा रिपोर्टिंग किसको रखी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि दैट मीन्स जो भी व्यक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा या जो इसमें लोग होंगे उनकी सीधी रिपोर्टिंग किसको हुआ करेगी, इंग्लैंड में हुआ करेगी। दैट मीन्स फिजिकली यहां पर गवर्नर जनरल है, दैट इज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग साहब हैं, लेकिन इनको बाईपास करते हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट किसको करा करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि लंदन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम बनाया गया कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को हम इंश्योर करें कि वो सही से काम करे। इसी क्रम में एक दूसरा एक्ट आता है जिसको हम कह सकते हैं, अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे। 1784 में ये एक्ट आया और इस एक्ट का सबसे हाईलाइट फीचर क्या था कि इस एक्ट ने कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को क्या कर दिया, एकदम अलग कर दिया, इसको आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई कंपनी का जो कमर्शियल काम होगा वो ये होगा, और कंपनी के जो पॉलिटिकल काम होंगे उसको पहली बार यहां पर जो है सेपरेट कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि जब कंपनी के पॉलिटिकल और कह सकते हैं कमर्शियल कामों को अलग किया जाएगा तो देखिए क्या होगा, इनकी जो है जिम्मेदारी भी तय होगी। दैट मीन्स कि मान लीजिए कंपनी के जो कह सकते हैं कमर्शियल काम है, सपोज दैट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी क्या है,
ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल मीन्स एक वाणिज्यिक, दैट मीन्स ट्रेडिंग यूनिट है। अभी भी प्योरली क्या है, एक कमर्शियल यूनिट है। और कमर्शियल यूनिट कहने का मतलब क्या है कि आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य हो। तो यहां पर जो हमने कहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हमने जो अभी बात की थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की थी, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि भाई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी के जो क्या करेगा, कमर्शियल मामलों की जिम्मेदारी लेगा। दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी लेगा कि कंपनी के जो भी कमर्शियल मामले होंगे उसमें सीधा इंटरफेरेंस किसका होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। और कंपनी के जो कह सकते हैं पॉलिटिकल कह सकते हैं एस्पिरेशंस होंगे, दैट मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल एक्शंस हैं उसके लिए कहा गया कि भाई एक जो संस्था रहेगी जिसको हम कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या किया करेगा, क्या करेगा, इसका काम है कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को आप एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर क्या हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने बाइफरकेशन कर दिया। कमर्शियल काम की जिम्मेदारी किसके पास होगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास होगी। और पॉलिटिकल कामों की जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की होगी। ठीक है, इस एक्ट की वजह से अब जितनी भी टेरिटरीज जो हैं कंपनी एक्वायर करेगा तो वो किसके नाम पर करेगा, ये क्या हो गया, पॉलिटिकल काम हो गया। और ये जो है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, दैट मींस कि अब जो कंपनियां या कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी टेरिटरी एक्वायर करेगी किसके नाम पे करेगी, ब्रिटिश हुकूमत के नाम पर करेगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे रखेगी। और इसका कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स। तो इसका एक तरह से इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने अपने आप को जो है सुप्रीम कह सकते हैं या कह सकते हैं पावरफुल यूनिट के तौर पर सुपर इम्पोज कर दिया कि भाई रियल बॉस कौन होगा अब से, ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो इंग्लैंड में बैठे हुए लोग हैं वो कंपनी से ज्यादा पावरफुल होंगे और वही सीधे सीधे कह सकते हैं सुप्रीम बॉस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी क्रम में नेक्स्ट एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कह सकते हैं कि पहला कह सकते हैं इट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि जहां पर सारी पावर जो है एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाए। दैट मींस जो डिसीजन मेकिंग है उसका एक क्या बन जाए, पावर सेंटर बन जाए कि सारे डिसीजन अब कहां से होंगे, एक व्यक्ति के पास होंगे। अब जब एक व्यक्ति के पास आप सारे निर्णय लेने की कह सकते हैं सिस्टम बना रहे हैं या इस तरह का आप सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन जो है सारे डिसीजंस ले, तो ये कहलाता है सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। जैसे मुगलों में हुआ करता था कि वहां का जो राजा हुआ करता था वो पूरे मुगल सम्राट के लिए, पूरे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिसीजन लिया करता था। ठीक उसी पद्धति पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स 1833 के जो चार्टर एक्ट के थ्रू क्या करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो है एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो दैट मींस अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब उसको बोला गया कि नहीं नहीं, अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अब देखिए क्या है कि ज्यादा शक्तियां मिलेंगी। जो कोई भी भारत का गवर्नर जनरल होगा अब उसके पास क्या होंगी, ज्यादा पावर होंगी। अब जो कोई भी भारत का गवर्नर जनरल होगा उसके पास क्या होंगी, ज्यादा शक्ति होंगी। ज्यादा शक्ति कहने का मतलब क्या होगा कि उसके पास सिविल कमर्शियल पावर्स भी होंगी और उसके पास क्या होंगी, मिलिट्री पावर्स भी होंगी। दैट मीन्स अगर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है तो वो शक्ति उसके निर्णय कौन लेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लेगा। और जो सिविल मैटर्स हैं उनके लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए ऐसी सूरत में फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई पहला व्यक्ति कौन होगा, हु विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी अपॉइंटेड, या पहला भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर नाम सब लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड
विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि जो ये एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, वो क्या करता है, पहली बार जो है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कह सकते हैं कि जो भारत में एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है जिसके पास पूरा क्या होगा, इंटायर टेरिटोरियल एरिया होगा। दैट मीन्स अब जो भी टेरिटरी होगी, वो सारी की सारी टेरिटरी क्या होगी, इट विल बी इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश, दैट इज ब्रिटिश क्राउन, या कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के नाम पर जो है यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर होगा। तो इसका कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं कि अगर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का प्रोविजन ये कहता है कि भाई अब जो भी भारत में टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा, वो जो है ब्रिटिश, कह सकते हैं क्राउन के नाम पे होगा, तो इसका सीधा सीधा ये इंडिकेशन है, ये सीधा सीधा ये क्या इंडिकेट करता है कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये जो है केवल और केवल क्या करेगी, दिस एक्ट एंडेड ऑल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब यहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एक्टिविटीज थे उनको जो है चेक किया जा रहा है। ठीक है, पहली बार यहां पर जो कह सकते हैं चार्टर ऑफ 1833, कह सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि अटेम्प्ट करेगा। दैट मींस अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। अब जानते हैं कि भाई अटेम्प्ट क्या होता है, कि पहली बार इस चार्टर के माध्यम से ये एक थॉट प्रोसेस में लाया गया कि भाई जो भी सिविल सर्वेंट्स होंगे उनको क्या किया जाए, एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोसेस से सेलेक्ट किया जाए। जैसे कि आप सभी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी क्या हो गया, एक ओपन कंपटीशन हो गया कि कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम में बैठ सकता है, और जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, बिहार का जो है सिविल सर्वेंट बन जाएगा, स्टेट का सिविल सर्वेंट बन जाएगा। तो ठीक इसी तरह की सोच किसकी थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। बट ये जो प्रोविजन था इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाया गया। ठीक है, किसी कारणों से ये जो एक्ट था, इसका ये जो प्रोविजन था, ये अटेम्प्ट नहीं हो पाया। और इस कह सकते हैं इस पूरे थॉट प्रोसेस को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट ना होने के पीछे जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो है बहुत बड़ा जो है योगदान था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर थी कहीं ना कहीं वो कम होती, इसी कारण से इनका जो प्रेशर था, इनकी जो लॉबी थी, उसने प्रेशर एक्सर्ट किया कि भाई ये चीज अभी लागू ना हो। और ये जो ओपन सिस्टम था उसमें क्या कहा गया कि भाई इसमें जो है इंडियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो अच्छा प्रोविजन था, बट 1833 का जो चार्टर था इसको लागू नहीं कर पाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या करता है, ये कहता है कि भाई इसका जो की हाईलाइट है, ये कहता है कि जो गवर्नर जनरल है, इसकी जो काउंसिल होगी, इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे। पहला फंक्शन क्या होगा, लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब नियम कानून बनाने का फंक्शन, और दूसरा इसका फंक्शन होगा एग्जीक्यूटिव, दैट मींस इसको इंप्लीमेंट कराने का काम होगा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का सबसे बड़ा हाईलाइट ये था। दूसरा हाईलाइट फीचर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का ये था कि अब जो है इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई, जिसको कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी पहल थी, ये कह सकते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की पहल थी। और पहली बार यहां पर लोकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एम्फसाइज किया गया कि अब इंडियंस को भी क्या किया जाए, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको रखा जाए। और अभी जो पास्ट, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि 1833 का जो चार्टर था वो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने की बात करता था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के प्रेशर की वजह से ये चीज लागू नहीं हो पाई। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्या होता है, सक्सेसफुली इस बात को जो है इंप्लीमेंट करा ले जाता है। तो अब क्या होगा, जो सिविल सर्वेंट्स होंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आएंगे, ओपन एग्जाम होगा, इंडियंस भी इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, it extended the company rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown. तो that means कि जो कंपनी है
वो अभी भी इनडायरेक्टली यहाँ पर जो भी टेरिटरीज होंगी उनके ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा, लेकिन वो क्या होंगे, एक कह सकते हैं कह सकते हैं कि सुप्रीम जो कमांडर या कह सकते हैं सुप्रीम बॉस कौन होगा उस टेरिटरी का, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश का जो राजा होगा, ब्रिटेन में जो राजा या रानी होंगे अल्टीमेटली वही उसका मालिक होगा इंडियन टेरिटरी का। इंडियन जो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है उनको जो है एक ट्रस्ट के तौर पर जो है यहाँ पर जो है पावर दे दी जाएगी कि ठीक है आप अपने इन टेरिटरीज को अपने पास रखिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है। 1857 का रिवोल्ट एक बहुत बड़ा शॉक रहता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो इंडियंस है वो यूनाइट हो पाएंगे, वो कभी एकजुट होंगे और हमारे खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। सो इट वाज अ वेरी बिग शॉक टू द ब्रिटिशर्स। और इस शॉक से उन्होंने जो लेसन लर्न किया, ये लेसन नंबर वन ये था कि जो भी अभी तक गवर्नेंस था, इस गवर्नेंस की वजह से जो है लोग खुश नहीं थे। तो यहाँ पर बलि का बकरा बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 के बाद, दैट मींस रिवोल्ट को क्रश किया जाता है। लोगों में पॉजिटिव मैसेज जाए तो एक नया नियम कानून बन के आएगा जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और ये कानून क्या करता है, सीधा सीधा कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था रिस्पॉन्सिबल था अब तक के लिए जो भी बैड फंक्शनिंग थी, जो भी आपके जो खट्टे एक्सपीरियंस है उसके लिए सीधा जिम्मेदार किसको ठहराया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस चार्टर के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। क्योंकि भाई अभी तक जो भी शोषण हो रहा था इस कंपनी के माध्यम से हो रहा था, कंपनी आपके लिए शोषण कर रही थी भारतीयों का। सो अपनी इमेज, राजा ने अपनी इमेज बनाने के लिए क्या किया, इस कंपनी को एबॉलिश कर दिया और कहा कि अब से भारत के जो लोग हैं वो सीधा का सीधा क्या होगा, दे विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और जो ब्रिटिश क्राउन है वो कैसा है, राजा जो है, रानी जो है, वो कभी भी अपने प्रजा के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से क्या किया गया, रिफॉर्मेटिव मैसेज दिया गया कि नहीं, अब जो अब आज के बाद से जो शासन आएगा, जो व्यवस्था आएगी वो क्या होगी, इट विल बी वेरी सेंसिटिव एंड इट विल बी वेरी फ्रेंडली विद द इंडियन पीपल। ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था इस पोस्ट को क्या किया गया, समाप्त किया गया। और इसकी जगह पर एक नए पद का सृजन किया गया, न्यू पोस्ट वाज क्रिएटेड दैट वाज नेम्ड एज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। सो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में पहला वॉइसरॉय कौन होगा। फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। तो सभी एस्पिरेंट्स इस बात को ध्यान रखें, पहला वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये जो वॉइसरॉय होगा वो कहां बैठेगा, वो इंडिया में रहेगा। इंडिया में बैठा कौन है, वॉइसरॉय। और शासन कहां से चल रहा है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन आज भी भारत से उतनी ही दूर है जितना कि अभी है वर्तमान में। लेकिन आज के समय में अगर आपको कंट्रोल करना हो ब्रिटेन से इंडिया को, तो हमारे पास क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट है। दैट मीन्स आप फ्लाइट के थ्रू आ सकते हो, कम समय में दूरी तय की जा सकती है। नए नए इन्वेंशंस की वजह से क्या है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी फास्ट है, स्विफ्ट हो चुका है। लेकिन 1858 में ये सब नहीं है, अभी भी वहां से आने में बहुत टाइम लगता है। सो ब्रिटेन में क्या किया गया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक नए पद का सृजन किया गया, उसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये पद कहां रहेगा, ये पद होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। दैट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मंत्री होगा, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई जिसको कहा गया सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है। तो ये कहां होगा, ब्रिटेन में होगा। वॉइसराय कहां होगा, फिजिकली ये इंडिया में रहेंगे। सो टेक्निकली ये दो लोग मिलकर अब क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। यहां पर 15 मेंबर काउंसिल की भी बात की गई कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक तरह से मेंबर होगा, ये एमपी होगा कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसको हेल्प करने के लिए वहां पर क्या रखा गया, एक 15 सदस्यों का जो है काउंसिल बनाएगा। इट क्रिएटेड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है। तो ये जो है चेंजेस
लाए गए 1858 के द्वारा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट रिफॉर्मेटिव जो स्टेप आएगा वो आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 नेक्स्ट रिफॉर्मेटिव स्टेप होगा। अब यहां पर क्या होगा कि इस एक्ट के द्वारा जो है भारतीयों को धीमे धीमे रिप्रेजेंटेशन उनका इंश्योर किया जाएगा। दैट मीन्स कि नाउ यू विल सी दैट कि इंडियंस में जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि भाई जो नया जो निजाम है, जो नई व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आप पार्ट एंड पार्सल हैं। तो इसके लिए क्या रखा गया कि भाई लोगों को कह सकते हैं प्रोसेस में रखा गया कि नाउ इंडियंस वर आल्सो एसोसिएटेड इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। The act provided that the Viceroy of India should nominate some Indians as non-official members। तो यहाँ पर वॉइसराय को क्या दी गई, एक शक्ति दी गई कि आप कुछ इंडियंस को क्या करिए, नॉमिनेट करिए, मनोनीत करिए, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या करेंगे, दे विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था वो आते आते अब जो है डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में तब्दील होना शुरू होगा। डिसेंट्रलाइजेशन का इमेज कैसे होगा, इसको ऐसे समझिए कि एक पावर सोर्स से जो है अब जो है शक्तियां बाहर की तरफ जाएंगी। दैट मीन्स अब किसी एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन के पास जो है डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा, शेयरिंग होगी। शेयरिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस में। तो इसी को डिसेंट्रलाइज मॉडल भी कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखेंगे क्या कि लेजिस्लेटिव पावर जो थी बॉम्बे के जो कह सकते हैं गवर्नर्स की और मद्रास की जो गवर्नर्स की, उनको रीस्टोर किया जाएगा। दैट मीन्स उनको कुछ और शक्तियां जो 1773 एक्ट के बाद से खत्म कर दी गई थी, अब 1861 के बाद इनको कुछ जो है इनकी शक्तियों में इंक्रीज होगा। तो दैट मीन्स इट इज अ क्लियर साइन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया जो 1773 से शुरू हुई थी, अब 1861 तक आते आते क्या हो जाएगा, यू टर्न लेगी और डिसेंट्रलाइजेशन का दौर आएगा। और इसको हम कैसे और पुख्ता कर सकते हैं कि इस एक्ट जो है 1861 का जो एक्ट है, अब जो है बंगाल में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में यहाँ पर क्या होंगी, कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्या किया जाएगा, क्रिएशन किया जाएगा। तो दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां पर पोर्टफोलियो सिस्टम की बात की गई है। दैट मींस पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले वॉइसरॉय कौन है, कैनिंग, तो किसको क्रेडिट जाएगा, लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, तो यहां पर पोर्टफोलियो सिस्टम किसने शुरू किया था, लॉर्ड कैनिंग ने, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसी एक्ट के द्वारा 1861 के एक्ट के द्वारा जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का भी जो है जिक्र किया गया, जो आज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 123 में किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। और आर्टिकल 213 में किसके पास है, राज्यों के जो गवर्नर होते हैं उनके पास होते हैं। तो ये रिलेशनशिप भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1861 का जो एक्ट है, अभी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर दी जाएगी, तो उसके लिए टाइम क्या होगा कि दैट मीन्स जो अध्यादेश जारी किया जाएगा वो अधिकतम उसकी समय सीमा क्या होगी, 6 महीने, 6 मंथ के बाद वो अपने आप लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा प्रोविजन ऑफ 1861। अब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट की, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब यहां पर क्या होगा, इस प्रोसेस के माध्यम से क्या किया जाएगा, देखिए जो इंडियंस हैं इनकी संख्या बल में जो है इजाफा होगा। दैट मींस नंबर ऑफ एडिशनल इंडियंस इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज। तो दैट मींस कहीं ना कहीं जो मैसेज आया था 1858 के बाद से कि अब जो है निजाम बदल चुका है, तो इंडियंस में ये जो है इमेज बिल्डिंग का काम करेगा। दैट मींस कि अब देखिए क्या है, गवर्नेंस में हम आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग आ रही है अब ब्रिटिश क्राउन की तरफ से कि अब जो है आपका जो है आप पार्ट एंड पार्सल रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, भरोसा होगा ऐसे सिस्टम में। Function of legislative councils were increased and they were given the power of discussing budget and addressing question to the executive।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनकी शक्तियों में इजाफा होगा। अब वो क्या है, बजट का जो प्रावधान होगा उसके ऊपर वो डिस्कस कर सकते हैं और उनको जो है क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के माध्यम से क्या किया गया कि नॉमिनेशन वर मेड ऑन द रिकमेंडेशन, दैट मीन जो गवर्नर जैसे प्रोविंस है, जो उनमें जो है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। अब ये लोग कहां से आएंगे, ये लोग यूनिवर्सिटीज से होंगे, ये लोग जो जमींदार होंगे, जो एलीट वर्ग से होंगे, उनको जो है यहाँ पर जो है नॉमिनेट करके जो है उसमें इंक्लूड करने की बात की गई, सो दैट कि जो कॉमन मैन है उसके अंदर ये मैसेज जाए कि नहीं, अब भारतीयों को भी हिस्सेदारी दी जा रही, शेयरिंग किया जा रहा है। ठीक है, the act made a limited and indirect provision for use of election in filling up some non-official seats, that is central and provincial legislative councils में जो पद हुआ करेंगे उनमें जो है हम क्या करेंगे, भारतीयों को जो है इंक्लूड करेंगे। तो दैट वाज द प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब इस क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट है, मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो है आपका 1909। यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। पहला प्रश्न यही बन सकता है कि भाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को क्या कहते हैं, तो इसको उपनाम दिया गया है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो यहाँ पर मॉर्ले मिंटो का कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लॉर्ड मॉर्ले होंगे, ही विल बी द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर वॉइसरॉय कौन होगा, लॉर्ड मॉर्ले जो है, सॉरी यहाँ पर लॉर्ड मॉर्ले, गलत इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ठीक है, यहाँ पर जो है लॉर्ड मॉर्ले जो होंगे वो होंगे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इनको क्या कहा जाएगा, ही विल बी कॉल्ड एज एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो लॉर्ड मिंटो होंगे वो कौन होंगे, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहला जो नाम है मॉर्ले, वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, दैट इज अ मिनिस्टर हु इज देयर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। और लॉर्ड मिंटो कौन होंगे, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया होंगे। तो इन दोनों की जो जुगलबंदी होगी उससे कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, और इसीलिए इस एक्ट को हम पॉपुलरली क्या कहते हैं, जाना जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से। अब देखिए सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या है, देखिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंट्रल और प्रोविंशियल, उनकी जो संख्या बल है उसमें जो है इजाफा किया है। अभी तक उसमें 16 सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 16 मेंबर्स हुआ करते थे, अब उसकी जो स्ट्रेंथ क्या कर दी गई, 60 की। तो दैट मींस अब ज्यादा लोगों को क्या किया जाएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया जाएगा। तो एक बड़ा रिफॉर्म था। ठीक है, इसी क्रम में यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनके जो मेंबर्स थे उनको क्या कहा गया कि अब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एक प्रश्न आपने पूछा है, आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो जैसे आपने बताया कि भाई मेरा नाम एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो आपने इस आंसर के बेसिस पे जो नया क्वेश्चन फ्रेम किया उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो अब जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने को एम्पावर किया गया। दैट मींस जैसे मान लीजिए बजट में बोला गया कि भाई एजुकेशन के लिए बिल आपका बजट कितना है, तो सरकार ने बताया कि भाई 100 करोड़ रुपए का बजट है। तो अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के थ्रू मेंबर्स क्या पूछ सकते हैं कि भाई इस 100 करोड़ रुपए में इंग्लिश मीडियम से के माध्यम से आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दैट मींस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए कितना पैसा है, और वर्नाकुलर दैट इज लोकल लैंग्वेज में जो है एजुकेशन दी जाए, इसका बजट क्या है। तो ये जो प्रश्न है ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, जो मेंबर्स हैं उनको बजट के ऊपर रेजोल्यूशन लाने की जो है पावर दी गई। तो ये रिफॉर्मेटिव स्टेप्स हैं। ठीक है, पहली बार यहां पर जो है इंडियंस को क्या किया जाएगा, वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कह सकते हैं जोड़ा जाएगा। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहां पर जो वॉइसराय होगा उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन का जो है एंट्री होगा।
तो अपने आप में क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि भाई पहला इंडियन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट एंट्री इनटू द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, पहली बार कौन ऐसा भारतीय था जिसकी एंट्री होगी? तो यहाँ पर सभी एस्पिरेंट्स ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first Indian who got associated in the Viceroy's Executive Council। और यहां पर आप लोग को जानकर हैरत होगी कि इनको एक लॉ मेंबर के तर्ज पर, एज अ लॉ मेंबर इनकी जो है एंट्री हुई थी। तो वेरी वेरी रिस्पेक्टिव पोजीशन वाज गिवन टू सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो निगेटिव बात की जाए कि देखिए मैंने क्या कहा कि शोषण तो अभी भी होगा लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, कह सकते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स की एंट्री होगी। दैट मीन्स अब जो है इंडिया में लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जाएगी। डिवाइड एंड रूल की जो फिलॉसफी है उसको आप यहां पर कहीं ना कहीं देखेंगे। तो इसीलिए क्या कहा जाएगा कि लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है भारत का पहला कह सकते हैं जनक, कह सकते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। लॉर्ड मिंटो जो वॉइसरॉय थे उनको उपाधि दी गई है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो कम्युनल इलेक्टोरेट क्या है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक रिलीजन के ही लोग, दैट मीन्स अगर मान लीजिए मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो केवल मुस्लिम्स ही वोट करेंगे और मुस्लिम ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म था उसको जो है एक ब्रेक करने का या उसका एक कह सकते हैं एंटीडोड तैयार किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहीं से 1909 से क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, भारतीयों में जो एकता है उसको तोड़ने का प्रयास यहां से शुरू होता है। इसके बाद का जो एक्ट है, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगेन मॉन्टेग्यू कौन होंगे? लॉर्ड मॉन्टेग्यू होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होंगे, और क्लेम्सफोर्ड कौन होंगे? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, अब इस एक्ट के द्वारा पहला काम क्या किया गया कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है डिमार्केट किया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया। अब उसके बाद क्या किया गया कि भाई यहां पर ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, अब ट्रांसफर सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि भाई वो एरियाज जिनमें गवर्नर के पास पावर होगी, दैट मीन्स कि गवर्नर with the help of the ministers he is going to administer on certain aspect। एडमिनिस्ट्रेशन के वो एरिया जहां पर गवर्नर अपने मंत्रियों के द्वारा जो है क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करेगा। तो ये लिस्ट तैयार की गई, भाई ये जो एरियाज होंगे इन लिस्ट में जो एंट्रीज होंगी उनके ऊपर गवर्नर और मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। रिजर्व सब्जेक्ट कहीं ना कहीं रिजर्व रखा गया किसके लिए? गवर्नर के लिए, कि यहां पर केवल और केवल इस सूची में जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा वहां पर सारे डिसीजन कौन लेगा? ऑल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी डन बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट हाईलाइटेड फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्या है कि यहां पर डायरकी, दैट इज डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डबल रूल, डायरकी को क्या कहा जाता है? डबल रूल। तो डबल रूल कहां से शुरू होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो है यहां पर इसको स्टार्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और पहली बार जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपर हाउस और लोअर हाउस का यहां पर डिवीजन हो। दैट मीन्स कि जैसे आज के समय में आप देखते हो कि पार्लियामेंट की जब हम बात करते हो, पार्लियामेंट के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम कहते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद कैसी है? वो कैसी है? बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब दो द्विसदनात्मक है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो है पहली बार चार्टर एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू जो है ये बाई कैमरलिज्म शुरू होगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियन। तो यहां पर देखिए रिफॉर्म की बात की गई कि भाई
6 में से 3 जो मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो कौन होंगे? भारतीय होंगे। और 1919 का जो एक्ट होगा वो क्या करेगा? अब जो है सेपरेट इलेक्टोरेट क्या किया जाएगा? एक्सटेंड किया जाएगा सिख लोगों के फेवर में, इंडियन क्रिश्चियंस के फेवर में, एंग्लो इंडियंस के फेवर में और यूरोपियन के फेवर में। ठीक है, तो यहाँ पर रखा जाएगा। और वोटिंग राइट यहाँ पर जो दी जाएगी वो किसके आधार पर दी जाएगी कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना टैक्स आप देते हैं और आपकी एजुकेशन क्या है। तो दैट मीन्स ऑन दिस बेसिस राइट टू वोट जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू जो है एक हाई कमिश्नर जो है ऑफिस क्रिएट किया गया। ये हाई कमिश्नर का पद कहां पे था? लंदन में था। ठीक है, और इस पद को इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, दैट मींस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था इन ब्रिटेन, उसके पास बहुत सारा वर्कलोड हो गया था और इसके वर्कलोड को कम करने के लिए यहाँ पर जो है एक नया पद क्रिएट किया गया, नया ऑफिस क्रिएट किया गया, उसको जिसका नाम दिया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। और ये पद कहाँ होगा? ये भी लंदन में ही होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उनको जो है रिलैक्स करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए ये जो है पद जो है क्रिएट किया गया था। इसके बाद 1919 का जो एक्ट होगा, इट विल ऑल्सो हेल्प इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। और फाइनली 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सेटअप हो जाएगा। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू कैन से एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक्ट के माध्यम से क्या होगा? जो प्रोविंशियल बजट होगा उसको अलग किया जाएगा सेंट्रल बजट से। जो सेंट्रल बजट होगा वो अलग होगा और प्रोविंसेस के बजट जो होंगे वो होंगे अब अलग हो जाया करेंगे। तो फाइनेंशियल जो है कह सकते हैं ऑटोनॉमी दी जाएगी प्रोविंसेस को। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1919 का। अब हम नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसका उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव था कि कहीं ना कहीं हम इंडियंस के मन में जो है इस बात को स्टैब्लिश करें कि अब जो सरकार है वो क्या है? कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। दैट मीन्स कि हम आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कि हम आपके भले के बारे में सोच रहे हैं। तो ये मंशा थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इसमें जो है इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा? जो सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, दैट मीन्स मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है, कहीं ना कहीं 7th शेड्यूल का सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आज प्रेजेंट में अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो वहां पर 7वीं अनुसूची के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये 7वीं अनुसूची की कह सकते हैं हिस्टोरिकल रेफरेंस आपको कहां से मिल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, 1935 के एक्ट के द्वारा क्या होगा? डायरकी को क्या किया? एबॉलिश द डायरकी इन द प्रोविंसेस। प्रोविंशियल लेवल पर जो डायरकी स्टार्ट हुई थी 1919 के एक्ट से, उसको एबॉलिश किया जाएगा। और अब जो है एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि प्रोविंसेस के लेवल पर जो डायरकी थी उसको जो है एबॉलिश कर दिया जाएगा। और अब जो है डायरकी जो होगी वो सेंट्रल लेवल पर क्या होगी? उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो प्रोविंस में जो प्रोविंशियल लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट था उसके सक्सेस के आधार पर अब इसको सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, और जैसा मैंने आपसे क्या कहा कि पूरी मंशा क्या होगी कि एक गुड फीलिंग जाए कि भाई अब जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमने स्टैब्लिश कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो डिप्रेस क्लास, शेड्यूल कास्ट, विमेन और लेबर्स के लिए भी जाएगा। इस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है स्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है, फेडरल कोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका 1935 का एक्ट है वो बात करता है रेसिड्यूरी पावर की, कि भाई जो रेसिड्यूरी पावर है दैट इज कि जो मान लीजिए ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर जो फेडरल लिस्ट में भी नहीं है, मान लीजिए जो प्रोविंशियल लिस्ट में भी नहीं है, जो कॉन्क्रीट लिस्ट में भी नहीं है, तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर बचता है तो उसके ऊपर किसका क्षेत्र अधिकार होगा? तो यहाँ पर बोला गया कि भाई वॉइसरॉय ऑफ इंडिया जो होगा, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के पास पावर होगा कि अगर कोई ऐसा
क्षेत्र जो कोई ऐसा एरिया जो फेडरल लिस्ट में भी नहीं मेंशन है, जो आपका प्रोविंशियल लिस्ट में भी मेंशन नहीं है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें भी अगर वो नहीं मेंशन्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में वॉइसराय के पास अधिकार होगा वॉइसराय के पास अधिकार होगा ऐसे किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर नियम कानून बनाने का। तो यहाँ पर रेसिड्यूरी पावर का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा टॉपिक जो इन तीनों लिस्ट में बच जाता है, इन तीनों में उसके ऊपर कहीं बात नहीं हो रही है, तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के पास होगी। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो 1935 के एक्ट के द्वारा जो है कह सकते हैं जिसका जो है डिस्कशन है। अब हम बात करने वाले हैं इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के माध्यम से क्या होगा, जो ब्रिटिश रूल है वो क्या होगा, खत्म होगा, और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होगा, एक आजाद देश के तौर पर जो है एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसी एक्ट के द्वारा जो है भारत के विभाजन की बात होगी, दैट मींस पार्टीशन ऑफ इंडिया विल बी डन, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। और इस एक्ट के द्वारा ही जो वॉइसरॉय का जो पद था उसको समाप्त कर दिया जाएगा, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया इस पद को भी खत्म कर दिया जाएगा। और इस एक्ट में एक बहुत क्लियरली मेंशन किया गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा, इट विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी किसी प्रकार की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी भारत के सरकार के लिए या पाकिस्तान की सरकार के लिए। और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, यहाँ पर जो है उन्होंने जो कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं कि नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया, और अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। अब इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी खत्म कर दिया। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी मींस कि सुप्रीम कमांडर अल्टीमेटली कौन था, ब्रिटिशर्स थे। दैट इज ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, इट वाज द सुप्रीम पावर। अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। तो 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट होगा वो इस कॉन्सेप्ट को भी खत्म कर देगी। दैट मींस कि नाउ नो मोर ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम फॉर इंडियन पीपल। ठीक है, इस बात को डिक्लेयर कर दी गई इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को। 1947 का एक्ट था, उसने इस बात को भी डिक्लेयर किया कि भाई भारत में उस समय का जो भारत था उसमें जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, लोकल रूलर्स थे, उनके पास ऑप्शन है, या तो वो भारत को ज्वाइन कर लें, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या एक अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इंश्योर कर लें। दैट मींस इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के माध्यम से जो प्रिंसली स्टेट थे, जो लोकल रूलर्स थे, उनको ये मैसेज दिया गया कि भाई आप भी फ्री हैं। अब भविष्य में अगर आप अपना भविष्य भारत के साथ देखते हैं तो भारत के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपको लगता है कि आपका बेहतरीन या बेस्ट पार्ट पाकिस्तान के साथ है, बेस्ट इंटरेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ है, तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए। या आपका ओपिनियन है कि नहीं, आप इंडिपेंडेंट रहकर अपनी जो है आइडेंटिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो यू आर फ्री फॉर दैट। और यहां पर एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को क्रिएट किया गया, टेम्पररी रहेगा। दैट मींस कि जब तक जो है इंडिया में गवर्नेंस सही से स्टैब्लिश नहीं हो जाती है, तो यहां पर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड फॉर द स्टेट, कि जब तक भारत में पावर सही तरीके से ट्रांसफर ना हो जाए तब तक नॉमिनल हेड, जो अलंकारिक रूप से जो प्रतिनिधित्व कौन करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा कि इसके बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करेंगे कि देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। कब लेकर आए थे, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे। कहां पर लेकर आए थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेकर आए थे। इस बात को ध्यान रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाने के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का मंशा क्या थी
कि द रेजोल्यूशन हैड द ड्रीम एंड एस्पिरेशन एंड द वैल्यू सिस्टम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल हैव, कि जो भारत का संविधान बनेगा उसके गोल क्या होंगे, उसके एस्पिरेशन क्या होंगे, उनमें क्या वैल्यू होगा, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा गया था। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आज हम जो है प्रियम्बल की शक्ल में देखते हैं। दैट मीन्स जो मॉडर्न प्रियम्बल है वो क्या है, हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। An objective resolution was adopted by the Constituent Assembly on 22nd Jan 1947। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब आया, 13 दिसंबर को आया। कब उसको अडॉप्ट किया गया था असेंबली के द्वारा, तो 22 जनवरी 1947। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनको भी ध्यान रखिए कि भाई पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने प्रपोज किया था। तो यहाँ पर एम एन रॉय ने 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कह सकते हैं वकालत की थी। उन्होंने इस थ्योरी को जो है दिया था। और 1935 में जो कांग्रेस पार्टी है उस समय में, जो कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम में रिप्रेजेंटेशन कर रही है, उसने पहली बार इसको जो है अपना ऑफिशियल डिमांड बनाया कि एम एन रॉय ने 1934 में इस बात का या कह सकते हैं एक तरह से इस आइडिया को डिस्कस किया। और 1935 में कांग्रेस पार्टी ने इसको ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म से इसको अनाउंस किया। लेकिन अंग्रेज इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। 1940 में आके जो है ब्रिटिशर्स जो है राजी होते हैं कि ठीक है, हम आपको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका देते हैं। ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अंग्रेज राजी होते हैं तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है कि भाई कहां से मेंबर आएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स होंगे इनको कैसे आप सेलेक्ट करोगे, व्हाट विल बी द प्रोसेस। तो यहाँ पर इलेक्शन, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से जो है यहाँ पर मेंबर्स को जो है सेलेक्ट किया गया। ठीक है। और यहाँ पर पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगी, जो फ्री इंडिया होगी, उसके लिए जो संविधान होगा, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग का जिम्मेदारी किसके पास होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास होगी। ठीक है। अब इसके कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, इसके इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को एक बार देख लें, तो शुरुआत में इसमें 389 मेंबर्स थे। इन इनिशियल फेज देयर वर 389 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन हमें मालूम है कि बाद में क्या हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान का जो है विभाजन हो जाएगा। और जिस कारण से पाकिस्तान का विभाजन होगा, जिस कारण से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य हैं उनकी संख्या बल कम हो जाएगी। दैट मींस देयर विल ओनली, और इन इंडिया वी विल ओनली हैव 299 मेंबर्स। और ये जो 299 मेंबर्स होंगे वो कहां से आएंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से आएंगे और प्रिंसली जो स्टेट्स है वहां से लोग आएंगे। ठीक है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है हम पहली बार जो है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है तो उनका जो है चेयरमैन, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट पर्सन थे, सबसे ज्यादा वृद्ध आदमी थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी इनको हमने क्या किया, टेम्पररी रूप से जो है चेयरमैन इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया था। बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन की प्रोसेस से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है पहला जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होंगे। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वहां पर आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है प्रेसिडेंट कह सकते हैं हम, वो क्या जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और साथ में साथ यहाँ पर जो है एच सी मुखर्जी, दैट इज हरेंद्र कुमार मुखर्जी को जो है यहाँ पर जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और इनके साथ साथ जो है वी टी कृष्णमचारी, वी टी कृष्णमचारी, इनको भी जो है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर बी एन राउ होते हैं, बी एन राउ। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको ध्यान में रखना है अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। ऑन 9th of December 1946 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल मीट।
और इनकी लास्ट मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950 को। तो लास्ट मीटिंग कब होगी? 24 जनवरी 1950 को। और इस पूरी प्रक्रिया में कह सकते हैं कि करीब-करीब 11 सेशंस हुए थे। 11 सेशंस वर देयर। और इन 11 सेशंस का जो है आउटकम क्या होता है कि भारत का संविधान बनता है, जिसमें 22 पार्ट होंगे, 395 आर्टिकल्स होंगे और 8 शेड्यूल होगा। और इस संविधान को बनने में समय कितना लगता है? 2 साल, 11 महीने और 17 दिन। और इन टर्म्स ऑफ मनी करीब-करीब 64 लाख रुपीस हम खर्च करते हैं। एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान अडॉप्ट करते हैं। और ये कह सकते हैं, अडॉप्ट नहीं कहते हैं, कह सकते हैं कंप्लीट फोर्स में आया, दैट इज विद इफेक्ट आया। एडॉप्शन जो है 26 नवंबर 1949 है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट करते हैं, दैट इज ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या करता है? अडॉप्ट करता है संविधान को। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्टिव होगा? 26 जनवरी 1950 को। और यही कारण है कि हम 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनमें उनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमिटी है वो है ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसपे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं कि भाई ड्राफ्टिंग कमिटी को जो है स्टैब्लिश किया गया था 29th ऑफ अगस्त 1947। और ड्राफ्टिंग कमिटी को जो है ये इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप भारत के लिए नया संविधान क्या करेंगे? लिखेंगे। और इस ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को जो है ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन बनाया गया। और इस पूरी ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने सदस्य थे? 7। दैट मीन्स 1+6, दैट मीन्स 6 मेंबर्स थे। और एक आदमी दैट इज बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर उसके जो है चेयरमैन। तो इसका सेटअप कैसा था? 1+6 था। और 6 सदस्यों का अगर नाम की बात करें, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधव राव और टी टी कृष्णमचारी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एन माधव राव और टी टी कृष्णमचारी ये लोग जो थे ओरिजिनल मेंबर नहीं थे, दैट मीन्स दे वर रिप्लेसमेंट। यहाँ पर बी एल मीटर थे, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी बिकॉज उनको हेल्थ इश्यूज था, तो इनकी जगह पर एन माधव राव आ गए। और डीपी खैतान, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में, इनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णमचारी थे। क्योंकि इनकी डेथ हो गई डीपी खैतान की, तो इनकी जगह पर टीटी कृष्णमचारी को जो है मेंबर बनाया गया था। तो ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप था। सो होपफुली आपको जो है अभी तक का जो है लेक्चर समझ में आया होगा। और इसी तरह हमें जो है अप्रोच रखना है, इसी तरीके से हम जो है अपने कह सकते हैं पॉलिटी के अन सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे।